धनंजय जी, सबकी नजर हिंदी हार्टलैंड पे लगी है। मैं थोड़ा इसलिए बता दूं, जो एक भारत जोड़ो यात्रा 2 की बात हो रही है, उस भारत जोड़ो यात्रा 2 में जो प्रपोज्ड स्टेट हैं, मैंने आज उस पे एक शाम का भी किया है अपना कार्यक्रम। उस स्टेट में आसाम से शुरू होकर आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात हार्डकोर हिंदी हार्टलैंड है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा को छोड़ के और असम को छोड़ के ये पूरा हिंदी हार्टलैंड में हो रहा। मैं गुजरात को भी हिंदी का एक्सटेंशन मान रहा हूं। और यहाँ पे 274 सीट हैं, जिसमें आज की तारीख में बीजेपी की 188 सीट 2019 के इलेक्शन में जीती थी। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में, बिल्कुल स्पष्ट कहूं, ये लोग होने देंगे? और अगर होने देंगे तब भी मुश्किल है, नहीं होने देंगे तो भारत जोड़ो यात्रा का जो जो उससे जो भी पुण्य मिलता है वो कई गुना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जैसा संसद में बिहेव कर रहा है, मेरा अपना हंच ये है कि भारत जोड़ो यात्रा को होने नहीं देंगे। धनंजय जी, और कल का एक थोड़ा इंडिया जो अलायंस की मीटिंग हुई, उसमें सब लोग एक मत है कैसे लड़ना है, कैसे क्या लड़ना है, उस पर भी। जी, तो सबसे पहले तो ये कहूं कि प्रकृति के प्रवाह को किसने रोका है? क्या भगवान ने रोका है? जिनको भगवान मानते हैं ये लोग, उन्होंने रोका है? कहीं नहीं रोका। जीवन मरण सब चल रहा है, विधि हाथ है, फिर भी वो जन्म लेते हैं, वो भी मर जाते हैं। जो अवतार लिए उन्होंने भी जन्म मृत्यु को प्राप्त किया। जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि आप चाहे तो मरे, न चाहे तो न मरे, वो भी चले गए। तो रोकना किसी के बूते बात नहीं है। अगर अगर हम बांध, नदी रोकने जाते हैं, बांध बनाते हैं, तो नदी दूसरी तरफ से फूट के निकल जाती है। आप रोको, कितना रोकते हो? क्योंकि आप जितना रोकते हो ना, सामने वाला उससे दुगनी ताकत से जो है विरोध करता है आपका। जैसे एक हमारे बॉम्बे में अक्सर कहा जाता है कि कुत्ते और पुलिस अगर आपके पीछे पड़ जाए तो भागिए मत, खड़े रहिए, क्योंकि दोनों जोर से पकड़ेंगे। फिर कुत्तों के साथ ये कहा जाता है कि उसको अगर हाथ आपका पकड़ लिया और आपने अगर हाथ खींचा तो ज्यादा जोर से धर देगा, इसलिए हाथ छोड़ दीजिए, वो छोड़ देगा। तो इसलिए मैं इन लोगों की बातों को नहीं मानता हूँ। आप कह रहे थे अभी कि संसद से कहा कि वहां भी न जाएं, ये भी कह सकते हैं कि आप इस धरती पे ही नहीं रह सकते हैं, कहने को कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इनके मुंह में कोई लगाम तो है नहीं, बेलगाम लोग हैं। और देश की जनता जो है राम के नाम पर और बेलगाम कर चुकी है इनको। अभी देखिए, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। राजस्थान में कहा था कि 450 रुपए प्रति सिलेंडर हम देंगे। अभी घोषणा देखिए, सब पोस्टर अभी नया नया है, सब है। अभी क्या कहा पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने, रामेश्वर तेली जी ने क्या कहा कि ऐसी भारत सरकार की कोई योजना नहीं है। भारत सरकार की योजना नहीं है, लेकिन जो गारंटी दिए घूम रहे हैं मोदी जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, उनकी गारंटी कहीं है कि नहीं है? लेकिन जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? 600 में सिलेंडर मिले या 450 मिले, 1100 में खरीद ही रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं, उसका असर जनता पे पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जनता पे फर्क पड़ा है। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पे है कि आपके उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के यहाँ दफ्तर में शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है आग लग गई और 800 ईवीएम जल गए। तो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा संदेह पैदा करता है। संदेह तो ढेर सारी चीजों पर, और जहां संदेह नहीं है वहां इनकी जो है इसको क्या कहते हैं, दबंगई या दादागिरी या गुंडागिरी, जो कह लीजिए। जिस तरह से 141 सांसदों को, 151 सांसदों को निकाला है, वो क्या है? आपने ही जिक्र किया और शशि भाई ने भी कहा कि आप किसान कब से हो गए भाई धनखड़ साहब? कहाँ खेती की? कब खेती की आपने? आप तो लगातार अपने आप को वकील बताते हैं। आप बताते हैं मैं राजनेता हूँ। कौन राजनेता खेती करता है? 2-4 राजनेता के नाम लीजिए जो इन पार्टियों में रहते हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग करते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन इनके कौन राजनेता जो है किसान आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी होंगे, आपके मौसाजी होंगे, हो सकते हैं। आप किसान नहीं हो। और किसान होते तो किसानों की चिंता करते। किसानों की कहाँ चिंता है? आपने बिल्कुल सही कहा, 750 किसान मर गए, कहाँ पूछने गए आप तो अपनी गद्दी बचा रहे थे। बंगाल में बैठ करके राज्यपाल बने हुए थे, राज्यपाल भी नहीं थे आप बीजेपी के एजेंट बने हुए थे। राज्यपाल की भूमिका ये होती है क्या? और अभी देखिए बीजेपी की महिला नेता सब जो है वो झंडा लेके घूम रही हैं कि अपमान कर दिया धनखड़ साहब का। तो बीजेपी के नेता, महिला नेता क्यों घूम रही हैं? बीजेपी का तो अपमान हुआ नहीं है। धनखड़ साहब बीजेपी के नेता है क्या? अगर धनखड़ साहब बीजेपी के नेता है तो फिर क्या कहना? तो ये जो कर रहे हैं वो यही कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त इनको कुछ आता नहीं। ये भेड़ है। भेड़े जो होती है ना, वो एक मत पे चलती है।
लेकिन बाकी जो दूसरे जानवरों के बारे में कहा गया है या मनुष्यों के बारे में कहा गया है या पढ़े लिखे लोगों के बारे में कहा गया है, अब यहाँ पे प्रोफेसर शशि शेखर साहब हैं, कोई जरूरी नहीं मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हो सकता है मैं कहूँ कि शशि भाई आप जो कह रहे हैं मुझे लग रहा है गड़बड़ है, और शशि भाई बुरा नहीं मानेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक कह रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो ये समझता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, किसी के पास भी ज्ञान हो सकता है, वो हमेशा अपने ज्ञान पे दंभ नहीं करता है। उसको लगता है कि हम कम जानते हैं, सामने वाले के पास हमारे पास से ज्यादा ज्ञान है और इनको सुनना चाहिए। ये एक समझदार पढ़े लिखे लोगों की भाषा होती है, पढ़े लिखे लोगों का विवेक होता है। क्या इनके पास विवेक है क्या? आप कहीं आप विवेक किसी नेता में आज की तारीख में बतला दीजिए, इनके एक नेता में विवेक आपको दिखाई पड़े तो मैं जो है बंद कर दूं अपना ये चर्चा करना। जो विवेकी नेता कहलाते हैं नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, उनके विवेक पे देखिए पत्थर पड़ा हुआ है। इतना बड़ा पत्थर पड़ गया कि साला हिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं। कितना भी इधर उधर गर्दन करके देखने का प्रयास कीजिए, आपको नहीं दिखेगा कि विवेक है क्या इनमें। तो इनसे अपेक्षा तो की नहीं जा सकती। अब जो दूसरी बात आती है कि इंडिया गठबंधन में क्या हुआ, इंडिया गठबंधन में क्या हुआ, इससे जो है मैं ज्यादा जरूरी मानता हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग 28 के 28 लोग मिले, और अगर कोई किसी के खिलाफ, समझिए अभी मीडिया, गोदी मीडिया चला रहा है, कल हम भी जो हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने कहा कि इससे क्या हासिल हुआ इस मीडिया से, इस मीटिंग से। तो बात सही है, अभी 22 तारीख को, 22 जनवरी को जो भूचाल आना है, जो धरती हिलनी है, जो धरती के नीचे जो कंपन होना है, जो ज्वालामुखी धधक रहा है, ये कितने साल से, 1948 से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद की बात चल रही है, और विवाद सुलझ गया? मुझे नहीं लगता सुलझ गया। हाँ, वो जो एक ढांचा था मस्जिद में जिसमें कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता था, उसको लेकर के मुसलमान भी बड़े आग्रही थे। आप कभी राम मंदिर, कितने राम मंदिर हैं इस देश में, कहाँ कहाँ राम मंदिर है? हम शिव मंदिर, विष्णु मंदिर या फलाना मंदिर, कितने मंदिर है? कोई गिनना है सरकार के पास? कितने हजार, कितने लाख मंदिर है? मुझे लगता है 7.5 लाख अगर गांव है तो कम से कम 3 से तो मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। एक देवी मंदिर होती है, एक देवी मंदिर होता है, एक शिव मंदिर होता है, और पिंडियां तो ढेर सारी होती है। हमारे गांव में तो आइएगा तो 12-15 दिखा दूंगा आपको। तो अच्छा, फिर हम लोग के हर घर में सिरा घर है, वो वहां राम भगवान नहीं बसते हमारे सिरा घर में, न हनुमान जी वहां बैठे हुए हैं, न कृष्ण वहां बैठे हुए हमारे सिरा घर में, हमारे पुरखे बैठे हुए हैं, हमारे ग्राम देवता बैठे हुए हैं, हमारे कुल देवता बैठे हुए हैं। तो इतनी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता जब जोड़ते हैं तो मुझे लगता है हमारे देश में वो 33 करोड़ देवी देवता अभी भी विराजमान है। तो इनका इनका संबंध जो है ना धर्म से है, इनका संबंध केवल पाखंड से। और पाखंड जो है जब चढ़ता है नशा उसका तो बहुत जोर से बोलता है। हमारे यहाँ जो एकदम, मैंने देखा कि दारू पी करके आदमी जब निकलता है, साला बल्कि उसके जेब में 50 रुपया ना हो, वो जाकर के 20 रुपया किसी से मांग करके दारू पी गया हो, लेकिन पी करके जब आता है तो उससे आप बड़े नहीं हो सकते, सब लोग किनारे हो जाते हैं। और वो बोलता है कोई है रे राजा, मैं हूँ इस गाँव का, और सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ भैया राजा आप ये घर चले जाइए, सो जाइए। फिर उसको 2 आदमी लेके जाते हैं। तो ऐसे राजा हमारे देश में ढेर सारे हैं, करोड़ों की संख्या में राजा। लेकिन अब इंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री ने के अनाउंसमेंट की बात है, खड़गे साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और खड़गे साहब की बात को समझना जरूरी है। जो आज भी जो उन्होंने लगातार जो बयान दिए हैं उसको भी समझना जरूरी है कि खड़गे साहब कह क्या रहे हैं। खड़गे साहब जो है उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं देते हो आप, तो क्या मैं कहूँ कि दलितों का अपमान किया आपने? तो खड़गे साहब ये जो कह रहे हैं बहुत सेंसिबल बात कह रहे हैं। आप व्यक्तिगत, आप पे जब आपकी संपत्ति आपकी है या पूरी जाति की है, किसकी है? जब आप कहते हो कि हम, मांझी जी ने कहा कि नीतीश कुमार ने दलित समाज पे हमला किया, तो उनके पास जो संपत्ति है दलितों की संपत्ति है, उनकी संपत्ति, किसकी संपत्ति है? मुख्यमंत्री बने तो वो बने कि पूरा दलित समाज आके बन गया? कितने दलित के लोग आकर के बैठे उनके साथ भोजन किए? कितनों को उन्होंने बिठाया रोज कि आइए हमारे पास, अब आपका मुख्यमंत्री आदमी बन गया, हम यहीं पे भजन गाते हैं? किया उन्होंने? क्या धनखड़ साहब ने जाट नेताओं को बुलाया? क्या विधुरी साहब को कहा कि अरे यार तुम क्या कर रहे हो? तो ये जाति के नाम पे जो ये कहते भले हैं कि जाति के नाम पर ये जो इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं वो जाति सर्वेक्षण करा करके जातियों में भेद पैदा करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हैं। कहाँ भेद, कौन भेद कर रहा है? भेद तो आप कर रहे हो। आपको जब मर्जी होती है जाति का नाम लेते हो, जब मर्जी होती है जाति का नाम मिटा देते हो। न इधर हो न उधर हो, किधर हो भाई? तो मुझे लगता है कि इसका निर्णय जो है वो पार्टियां अब नहीं कर पाएंगी। पार्टियों की लड़ाई नहीं है, पार्टियां तो हार गई। पार्टियां तो 141 लोगों को निकाल दिया, हो सकता है पूरे विपक्ष को निकाल दे बाहर, और हो सकता है ये भी कहें कि अब हम चुनाव नहीं कराएंगे।
नहीं चुनाव कराएंगे तो क्या कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या आपके समर्थन में फैसला आएगा। अब देख लीजिए यहाँ महाराष्ट्र में क्या फैसला आया अब तक। महाराष्ट्र में 1.5 साल 1.5 साल हो गए इस बात को, अयोग्यता पे सवाल उठ रहे थे और निर्णय लेना था, हुआ क्या। आगे आने वाले 25 तक नहीं होने वाला है, 2024 तो 23 तो खत्म हो गया, 24 भी खत्म हो जाएगा, चुनाव होते होते आधा खत्म हो जाएगा, तो 25 में आएगा जब विधानसभा भंग हो जाएगी तो, कि हाँ वो गलत हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोलेंगे अब तो विधानसभा भंग हो गई, हम क्या कर सकते हैं। तो ये मजाक हो गया है पूरा, हर चीज को हमने मजाक बना दिया है, तमाम संस्थाओं ने मजाक बना दिया, तब संस्थाओं पे बैठे हुए लोगों ने मजाक बना दिया। और जब रिटायर होते हैं जज तो वो बोलते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद जज साहब बोलते हैं कि ये गड़बड़ था, ये गड़बड़ था, या जज साहब बाहर भी जाते हैं किसी सभा में, किसी प्रोग्राम में, तो बोलते हैं, कुर्सी में बैठ करके वो जजमेंट नहीं देते हैं उस तरीके का। ये दुखद बात है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इतिहास जो है सबके साथ न्याय करता है, और इतिहास आपकी मर्जी से नहीं चलता है। आप वर्तमान को अपनी मर्जी से घुमा सकते हो कि आप सब सांसदों को खरीद लो, सांसदों को धमका दो, लेकिन इतिहास को कोई धमकाता नहीं, इतिहास को कोई खरीद नहीं सकता। इतिहास सच उगलता है, सच बोलता है। आप नेहरू को कितनी भी गाली दो, नेहरू को गाली दोगे तो कौन बोलेगा आपको कि अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, एक आदमी बोलेगा? नहीं बोलेगा। आपके जो भक्त हैं, जो आपके जैसे ही अनपढ़ है, वो बोलेंगे कि बहुत महान काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन अपनी राह चले, और ठीक है, वो भेदभाव होना चाहिए। अगर 28 लोग हैं तो 28 लोगों के 28 मत आने चाहिए, और 28 मत कहीं एक संतुलन बिंदु होगा। बेसिकली लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र संतुलन बिंदु है, कहीं एक संतुलन बनेगा, जो संतुलन बनेगा वही सबका एजेंडा है, वही सबका प्रोग्राम है, और वो संतुलन धीरे 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 जो है वो फिर जो है परिणति तक पहुंचता है कि आप एक ऐसा वक्त आता है जब लगता है नहीं। अब देखिए ना, सांसद सब जब अपने इस पे बात कर रहे होते हैं सैलरी बढ़ाने पे, तो संतुलन कितना मजबूत हो जाता है, एकदम ध्वनि मत से पारित हो जाता है कि हाँ सांसदों के वेतन इतने होने चाहिए, उनका इतना बढ़ जाना चाहिए। बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? कहीं कोई विरोध करता नजर आता है कि नहीं, ये क्यों कर रहे हो? देश का पर कैपिटा इनकम कितना है? पर कैपिटा इनकम अगर है तो इससे हम इतना मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा वेतन होगा, ये तय करते हैं क्या? वो कह देते हैं देश का पर कैपिटा इनकम हो भले 5,000, लेकिन वो तो लेते हैं 5 लाख रुपए सैलरी। किसी को शर्म आती है कि 5,000 हमारे देश का जो जनता, जो मालिक है इस देश का, वो 5,000 कमाता है, और हम अपने मन से थपथपा लेते हैं और बोलते हैं कि 4,500 करोड़ के जहाज पे घूमूंगा और मैं बोलूंगा 5 किलो अनाज दे रहा हूं। तो ये बेशर्म काल है। बेशर्म काल में जो हो रहा है वो कम हो रहा है, और मुझे लगता है बदलेगा काल, क्योंकि बेशर्मी सबको दिखाई पड़ती है। किसी को तुरंत दिखेगा, किसी को बाद में दिखेगा, 10 साल बाद दिखेगा, लेकिन दिखेगा। और जब सबको दिख जाएगा तो काला अध्याय उसी को कहा जाता है। इतिहास में हमने पढ़ा है, ये इतिहास का काला अध्याय है। तो काला अध्याय फिर कोई गोरा नहीं कर पाता। हिटलर को कोई गोरा बना पाया? दुनिया में इतने सारी सरकारें आई गई, तमाम, काला अध्याय काला ही होता है, उसको कौन गोरा करेगा? सूरज भी नहीं गोरा कर पाता उसको। जी धनंजय जी, बस टाइम नहीं है। एक तो मैं एक चीज मैं कह दूं प्रोफेसर शशि, हम सब लोग सोमनाथ चटर्जी जी का नाम लेते हैं, लेकिन ये याद रखना होगा कि उन्होंने इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाया। एक व्यक्ति जिसने 50-60 साल उस वामपंथ की को सोया जागा, ओढ़ा, पहना, खाया, उसको उस पार्टी ने, क्योंकि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था, फिर डिसोन किया। वो फिर उनको वामपंथ में, उस कार्डर बेस्ड पार्टी, वो उनकी पार्टी का निर्णय था। लेकिन ये जानते हुए भी सोमनाथ चटर्जी ने, जिस समय देश की, संविधान की, लोकतंत्र की बात आई थी, तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको क्या चुनना है। एज अ व्यक्ति भी मैं बोल रहा हूं। मैं धनंजय जी एक बहुत क्विक आपका वो एक और चीज देखने वाली है। अभी जो कांग्रेस ने अपना डोनेट फॉर इंडिया या डोनेट INC करके चलाया है, उसमें 16 दिसंबर को या 15 दिसंबर को भाजपा ने उसी से को उठा के डोनेट फॉर देश करके एक चला दिया, और जो कांग्रेस को पैसा जा रहा तो भाजपा को जाने लगा। आप, ये ठगी नहीं है? नहीं, मैं ठगी इसलिए कह रहा हूं, आप एक चैनल चलाते हैं दी नागरिक, मैं चलाता हूं दी पब्लिक। अब आप एक अपना कुछ कर लें और मैं एक कर लूं कि मैं अपने एक चैनल में धनंजय कुमार करके, और उसको वो करने लगो धनंजय कुमार को, तो लोग जो आके आपको पैसा देने के लिए आ रहे हैं, 2 रुपया 4 रुपया, वो मुझे देने लगे। तो ये शुद्ध ठगी 420 है कि नहीं है? मैं सिर्फ इस पे आपका एक बहुत संक्षिप्त कमेंट ले लूं और फिर इसको खत्म करेंगे। धर्मराज जी अगर इसी कमेंट को करना चाहेंगे तो उनसे भी पहले आपसे ले लूं। बहुत ये ठगी, ये अमाउंट टू ठगी भाई 420।
जी जी। हमारे गांव में एक बच्चे से पूछा गया कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो उसने कहा कि देख करके बतलाऊं या सोच कर बतलाऊं। बोला देख कर बतलाऊंगा तो भैंस बड़ी है, और सोच कर बतलाऊंगा तो अकल बड़ी है। सेम यहाँ है कि आप इसको नैतिकता के तराजू से तोलना चाहते हैं, या आप जो है धूर्तता के तराजू से तोलना चाहते हैं। अगर धूर्तता की नजर से करेंगे तो ये बिल्कुल ठगी है कि भाई किसी ने अगर ये किया है और उसने अगर अपना डोमेन नहीं रजिस्टर कराया है तो आप रजिस्टर करा लोगे, ये तो धूर्तता है, ये नैतिकता कहाँ इसमें। लेकिन क्या इनसे आप नैतिकता की उम्मीद करते हैं? चाल चेहरा चरित्र, इनका जो स्लोगन हुआ करता था, क्या है? ये तो कलंकित कर दिया पूरे भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, भारतीय जो भी शास्त्र है। ये जो सुबह सुबह अब आता है ना, वो लोग देते हैं, आपके परिचित भेजते हैं, ये फलाना बहुत अच्छा है, माता पिता को बड़ा ये कीजिए, भगवान को ये कीजिए। अब तो मतलब उससे भी चिढ़ होती है कि ये कौन आदर्श भेज रहा है भाई, क्यों भेज रहा है तू खुद मानता है क्या? तो ये जो शशि शेखर साहब ने कहा उसको वापस एक बार दोहरा दूं, चूंकि दोहराया जाना जरूरी है। जितना नुकसान कर दिया है शशि भाई, वो 100 साल में भी नहीं भर पाई होगी। क्योंकि अगर कोई सरकार अभी आती है 24 में, तो 10 साल उसको लगेगा। पहले जो संस्थानों में घुन की तरफ बिठा दिए गए हैं, जिसको आपने कहा विद्वान है, वो उनके नजर में विद्वान है, लेकिन बेसिकली वो गेहूं के घुन है। जो घुन की तरह जो बिठा दिए गए हैं, उनको निकालना आसान नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, वो पूरी गेहूं को फेंकना पड़ेगा। क्या एक किसान अपने पूरी उपज को फेंकने की हैसियत रखता है? वो भी किसान आज के संदर्भ में मुझे लगता है नहीं रखता है। और बहुत दर्दनाक, बहुत भयावह, और जो मैंने काला अध्याय पिछले में कहा था, ये काला अध्याय है, इसको हम 100 साल में भी उजला नहीं कर सकते।